चलिए संजीवनी बूटी सीरीज के आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो फेल हो गए, और जो एग्जाम जुलाई में देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जुलाई अगस्त में आपके सीबीटी एग्जाम होंगे फाइनल, ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि दिए गए परिपथ में R2 में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आपका R2 रेजिस्टेंस है, इसमें आपको वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। ठीक है, और इसको 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक, तो अब देखिए सारे रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड। सारे रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये हुआ R1 की वैल्यू 1000, R2 की वैल्यू 1000 है ना, बुक में देखिए क्या है, 1000 नहीं है बेटा, ये 100 ओम है। मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, ये आपका 100 ओम है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस R3 की वैल्यू 300 प्लस 400, जोड़िए 300 300 300 600 600, 1000 ओम आ गया। क्या आ गया आपका, 1000 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इस सर्किट की टोटल करंट निकालेंगे। ठीक है, तो बाय ओम्स लॉ I इक्वल टू V बाई आर। V कितना दिया आपको 50 और R की वैल्यू 1000। कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये V1 होगा, यहां पे जो होगा ये V2 होगा, यहां पे जो होगा V4 होगा, और यहां पे जो होगा V3 होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, तो R2 में निकालते हैं, तो R2 वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा V2। ठीक, तो क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से, ये करंट हो गई आपकी, और जो रेजिस्टेंस है आपका कितना 200। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.05 दूनी 10 वोल्ट। कितना आंसर आएगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट पे आप आंसर ठीक लगा लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बराबर में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करें 10 वोल्टेज। अब देखिए अगर आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा दे तो आपसे कहे कि इस R1 में वोल्टेज, तो सब में हम वोल्टेज ड्रॉप आपका निकाल देते हैं। ठीक, R1 में कितना हो जाएगा V1 होगा, ये क्या होगा 0.05 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 ठीक है, तो कितना आएगा 5 वोल्ट। R1 में कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम V3 में निकालें, R3 में वोल्टेज ड्रॉप निकालें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है 300, तो हो जाएगा आपका 15 वोल्ट। ठीक है, अगर हम R4 में V4 होगा, ये हो जाएगा 0.05 इंटू इसकी वैल्यू दी 5 चौक 20, ये हो जाएगा 20 वोल्ट। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर इन सभी वोल्टेज को हम जोड़ दें, जोड़ने पर अगर आपका 50 वोल्ट आ रहा है तो आपका सही है, नहीं तो नहीं, गलत है। ठीक, क्योंकि यहां पे जो वोल्टेज सीरीज में होगा वो क्या होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होगा। ठीक, चलिए
देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। V के बराबर आना चाहिए। V1 कितना है आपका 5, V2 कितना है 10, V3 कितना है आपका 15, ये 20। ठीक, ये 15 हो गया, 15 15 30 तो 50, 50 वोल्ट आ गया। यस सर। इसमें आपका सही है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडी। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आपकी I5 की वैल्यू क्या होगी, निकालिए। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये होता है आपका जंक्शन। क्या होता है ये आपका जंक्शन। तो जंक्शन की ओर जो करंट आती है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और जो जंक्शन से दूर जाती है, देखिए ये करंट क्या जंक्शन से दूर जा रही है, इसको लेंगे निगेटिव। ठीक है, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, I1 क्या है, जंक्शन से दूर जा रही है, तो माइनस का I1 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब देखिए I2 जो है जंक्शन की ओर आ रही है, तो ये हो जाएगा प्लस। अब I3 क्या है, ये भी जंक्शन से दूर जा रही है, माइनस। अब I4 क्या है, ये भी जंक्शन से दूर जा रही है, और I5 क्या जंक्शन की ओर आ रही है। देखिए जंक्शन की ओर आ रही है ना, तो ये हो जाएगा आपका I5 इक्वल टू 0। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, I5 की वैल्यू निकल आएगी। I1 की वैल्यू क्या है 3, ठीक, माइनस का 3। I2 की वैल्यू 2, I3 की वैल्यू 1, I4 की वैल्यू माइनस का 5, I5 की वैल्यू आपको निकालनी है इक्वल टू 0। ठीक, देखिए माइनस 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 का 4, माइनस का 4, माइनस का 9, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 9 प्लस I5 इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 प्लस I5 इक्वल टू 0, तो I5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 एम्पियर। तो I5 की जो वैल्यू होगी बेटा क्या होगी 7 एम्पियर। आंख मूंद कर इस पे लगा दो और नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें कहानी थोड़ा खत्म कर देते हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के मात्रक मैं आपको बता देता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से। किससे? पाई से। इसका मात्रक पहला होता है आपका स्टैंडर्ड वेबर, मैक्सवेल, ठीक है, वेबर, मैक्सवेल, और एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। ठीक, तो मैक्सवेल और वेबर तो यूनिट हो गई आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की। टेस्ला किसकी यूनिट होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। इन दोनों की यूनिट होती है आपकी टेस्ला। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं B से, कैपिटल B से। और टेस्ला और एक यूनिट और होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सी यूनिट नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स की? टेस्ला। नोट कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन, रिलेक्टेंस का मात्रक होता है। देखिए रिलेक्टेंस क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। रिलेक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का चचेरा भाई है।
रिलेक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का चचेरा भाई है। रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट के फ्लो को अपोज करता था, मतलब उसका विरोध करता था। लेकिन जो रिलेक्टेंस है ये क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित होने नहीं देता। ठीक है, तो कह सकते हैं कि चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को स्थापित होने के लिए मतलब जो फ्लक्स को स्थापित नहीं होना था उसको बोलते हैं रिलेक्टेंस। इसको हिंदी बोलते हैं रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस को हिंदी बोलते हैं प्रतिष्ठम्भ। प्रतिष्ठम्भ बोलते हैं या प्रतियास। इसके हिंदी में नाम दो हैं, प्रतिष्ठम्भ या प्रतियास। ठीक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। किससे? एस से डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स इसकी होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। एम्पियर टर्न पर वेबर। और इसकी एक और यूनिट होती है हेनरी की पावर -1 या 1/हेनरी। ठीक है, अच्छा कुछ और बताने वाले थे। ठीक, देखिए S इंटू 5 इक्वल टू NI। ठीक है, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, NI/5। तो यही से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। N मतलब, I मतलब एम्पियर, N मतलब टर्न, वेबर। ठीक, रिलेक्टेंस का उल्टा होता है परमेंस। रिलेक्टेंस का उल्टा क्या होता है, परमेंस। परमेंस क्या करता है, ये फ्लक्स को स्थापित होने में मदद करता है, परमेंस। ठीक, एम्पियर टर्न जो होता है ये एमएमएफ की यूनिट है। ठीक, ये क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है। ठीक, एम्पियर टर्न वेबर किसकी है, रिलेक्टेंस की यूनिट होगी। वेबर पर एम्पियर है, ये आपकी परमेंस की यूनिट होगी। किसकी, परमेंस की। टेस्ला क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का एक मात्रक होता है जिसको बोलते हैं गॉस। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी को हिंदी बोलते हैं चुंबकशीलता। ठीक, चुंबकशीलता ये बताती है कि मटेरियल को हम मैग्नेट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 1000 होती है। ठीक है, 1 से थोड़ा ज्यादा होती है, 1 से कम होती है, नन मतलब कुछ नहीं। देखिए जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होती हैं उनकी जो परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी ये होती है 1 से 1000। 1 से 1000 मतलब 1 से 1000 के रेंज में इनकी परमेबिलिटी आती है। एग्जांपल्स क्या है, ये याद कर लीजिए आप, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम्पल आपके क्या है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। इनको हम आसानी से चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, अच्छा ये जो है आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखिए ये आपका फेरो का होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इनकी जो परमेबिलिटी होती है, चुंबकशीलता, वो क्या होती है, 1 से थोड़ा ज्यादा होती है। 1 से थोड़ा ज्यादा होती है। और इसमें कौन कौन से आते हैं आपके,
एग्जाम्पल आपके कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ठीक है, और क्या है आपका प्लैटिनम, ये सब क्या आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है। इनकी जो परमेबिलिटी होती है क्या होती है, 1 से थोड़ा ज्यादा होती है। ये जो होते हैं ये होते हैं डायमैग्नेटिक। क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल। इनकी जो परमेबिलिटी होती है वो 1 से कम होती है, ठीक है, 1 से कम होती है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल क्या है आपके, बिस्मथ है, बिस्मथ है, पानी है, और क्या है, बिस्मथ है, पानी है, एंटीमनी है, ठीक है, एंटीमनी। नोट कर लो। बच्चों इस क्वेश्चन में आंसर आपका ये है, ठीक है। ओके, ठीक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूं। कह रहा है कि अपेरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर में संबंध होता है। देखिए पहले सबके बारे में जान लेते हैं कौन क्या होता है। देखिए जो आपकी एक्टिव पावर होती है, इसका फॉर्मूला होता है VI cos phi, VI cos phi, और यूनिट होती है इसकी किलोवाट, ठीक। दूसरा होता है रिएक्टिव पावर, इसको हम लोग रियल पावर भी बोलते हैं, ठीक, रियल पावर। अरे यार, ठीक, ये होता है VI sin phi, इसकी यूनिट होती है KVAR, ठीक है। अब आती है अपरेंट पावर, इसको बोलते हैं आभासी शक्ति। क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति, ठीक है। ये होती है VI और इसकी यूनिट होती है KVA, ठीक। अब देखिए ठीक है, ये एंगल होगा आपका फाई, ये एंगल क्या होगा आपका फाई। ये जो पावर होती है ये KW होती है। क्या होती है, KW, या इसको बोलते हैं VI cos phi। ये होती है आपकी KVAR, ठीक, KVAR मतलब VI sin phi। यहां पे लिख लीजिए आप एक्टिव पावर। ये हो गया आपके रिएक्टिव पावर। नीचे तक आ रहा है, हाँ। ये होती है आपकी VI, मतलब KVA, KVA, इसको बोलते हैं अपरेंट पावर।
जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप लोग जानते हैं ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। तो अपरेंट पावर आपकी क्या हो गई, ये हो गई, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। अच्छा सुनिए, ये तो सिंगल फेज है, अगर थ्री फेज की बात करें, थ्री फेज में रियल पावर आपकी क्या हो जाएगी, रियल पावर वही एक्टिव पावर, यह हो जाएगा √3 टाइम्स VL/IL cos फाई, और रिएक्टिव पावर ये हो जाएगी √3 VL/IL sin फाई, ठीक। ये तो लोड, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के फॉर्म में, अगर फेज वोल्टेज क्या होगा, VP IP cos फाई 3BP IP, नोट कर लो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रुक जाओ, चलने दो। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है FR इक्वल टू 1/2 पाई अंडर LC, और FR इक्वल टू 1/2 पाई LC, FR की वैल्यू 0 हो जाएगी, नन। देखिए जो रिजोनेंस कंडीशन होती है वो RLC सर्किट में पाई जाती है, इसमें RLC में। RLC सर्किट क्या होता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टर हो गया, एक एक कैपेसिटर लगा दिया, इनको सीरीज में लगा दिया, और इनको हमने इससे जोड़ दिया, RLC। यहां पे जो वोल्टेज होगा वो VR होगा, यहां पे जो वोल्टेज होगा वो VL होगा, और यहां पे जो वोल्टेज होगा वो VC होगा, ठीक। ओके ओके। कभी कभी आपसे पूछता है कि RLC सर्किट में इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए मेरी आदत है कि कोई भी क्वेश्चन मैं बताता हूं उससे 5-6 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी मैं इसमें बता देता हूं। तो अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूं तो समझ लीजिए 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, ठीक। इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि आप वीडियो मेरा जरूर देखिए, हर क्वेश्चन का मैं चिड़फाड़ कर देता हूं, उससे क्या पूछा जा सकता है, लेकिन तब भी आप लोग नहीं पढ़ते हो। देखो अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि RLC सर्किट, ये RLC सर्किट हो गया, इस RLC सर्किट का इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इंपीडेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ये हो जाएगा आपका R² प्लस XL माइनस XC, ये इंपीडेंस का फॉर्मूला हो गया। ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजोनेंस कंडीशन क्या होती है, RLC सर्किट होती है, क्या होती है रिजोनेंस, इसका प्रयोग हम लोग इंपीडेंस मैचिंग में करते हैं या ट्यूनिंग में करते हैं, ठीक है। रिजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, इसमें XL जो होता है XC के बराबर हो जाता है। XL का मान होता है, ये भी पढ़ लीजिए, पूछा जाता है, ये होता है आपका 2 पाई FL होता है, XC का मान होता है 1/2 पाई FC, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये FL होगा, L होगा यहाँ पे, और ये C हो गया, ये भी फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। अब जब XL XC के बराबर हो जाएगा तो यहां पर रख देंगे, तो इंपीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, ठीक। अच्छा ये हो गया। अब रिजोनेंस की कंडीशन में क्या बताया, XL बराबर हो गया XC के, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, XL माइनस XC इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे हम वैल्यू रख देंगे, तो XL की होगी 2 पाई FL
और इसकी होगी 1/2। इसको बराबर ही रखिए आप लोग, एक्सएल बराबर एक्ससी, तो हो जाएगा 2πfc। ठीक, अब हमने क्या किया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या लगेगा 2π² f² LC इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, तो यहां से जब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो f अब ये हो गया f² इक्वल टू 1/2π LC हो जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर में होगा ना। ठीक, तो अगर यहां से हम f की वैल्यू निकालेंगे तो इसी को बोलते हैं हम fr। ये हो जाएगा 1/ रूट लगाएंगे तो 2π वहां निकल आएगा, ये लेकिन ये LC रूट में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, fr इक्वल टू 1/2π√LC। तो इसमें आंसर आपका पहला बिल्कुल सही है। एक होता है पैरेलल में, पैरेलल में ITI के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूं। ठीक है, ओके। अगर आपको जानना है कि पैरेलल सर्किट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी रिजोनेंस कंडीशन में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस का मात्रक होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस को बोलते हैं हम लोग धारिता। क्या बोलते हैं हिंदी में? धारिता। फैरेड, महो, कूलम, हेनरी। तो देखिए फैरेड जो है ये आपका कैपेसिटेंस का मात्रक है। कैपेसिटेंस को हम लोग बोलते हैं धारिता। ठीक, ओके। महो जो यूनिट हो गया आपका, ये हो गया कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं चालकता। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। दो कूलम चार्ज का मात्रक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। हेनरी, हेनरी जो है इंडक्टेंस का मात्रक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। ठीक, कैपेसिटर में एक क्वेश्चन और बता देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV²। हाफ CV²। ठीक, यस सर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडक्टर में कहां करता है स्टोर? इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर जो है एनर्जी को स्टोर कहां करता है? चार्ज के फॉर्म में करता है। कहां पे? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, चार्ज के फॉर्म में। अब बात करते हैं इंडक्टर। इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर में स्टोर एनर्जी ये कहां करता है? मैग्नेटिक फील्ड में। कहां करता है? मैग्नेटिक फील्ड में। इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ LI²। नोट कर लो बेटा, बहुत अच्छी चीज बताइए।